हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट में मैथ, पैडागोजी और कंसेप्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे और देखते हैं इसमें प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितना नंबर लाते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है और जो पेपर में पूछा जाता है उस टाइप का पूरा क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन जो है और जो ऑप्शन है उसमें आपको कन्फ्यूजन करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कह रहा है कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि सदैव सत्य नहीं होता। मतलब कक्षा 4 का जो विद्यार्थी यही सोचत हुआ कि दो संख्या का जो गुणन कल जाला तो सदैव का होले दोनों संख्या से बड़ी होले। तो आप इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं है। जैसे मान लीजिए दो संख्या, मान लीजिए 2 ले लिए और 1 ले लिए, एक दोनों का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो कहाँ हमेशा बड़ी हो रही है, उसके बराबर हो जा रही है ना। और 2 गुणे 0 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक ना। छोटी भी हो सकती है ना। तो यही बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके नहीं, संख्या रेखा प्रदर्शित करके नहीं पता कर पाएंगे। बी है इसी संख्या को बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके। बी का मतलब दूसरा वाला, ठीक ना। आदत बन गई है ए बी करने का, तो ये समझ लीजिएगा। अगर 1 2 3 4 है ना, ए बी सी डी कर रहा हूँ तो आप लोग समझ लीजिएगा कि वही है, ठीक ना। ए का मतलब पहला, बी का मतलब दूसरा, सी का मतलब तीसरा और डी का मतलब चौथा। पेपर में बी सी डी करके पूछता है, यहाँ पर नंबर दे दिया हूँ, ठीक ना। तो देखिए सी का रहा है, तीसरा का रहा है दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके, और चौथा का रहा है ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। ठीक है, तो देखिए अगर ग्रिड पेपर पर दो संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे गुणन को, तब उससे पता चल जाएगा, ठीक ना। ऐसे मान लीजिए पेपर है, ग्रिड पेपर है, ठीक ना। उस पर जब रखेंगे गुणा करके दिखाएंगे तो देखो जब दोनों का गुणा करेंगे तो कभी 0 हो जाएगा तो वो भी दिखाएगा, ठीक ना। और कभी 2 का और 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही पर खड़ा हो जाएगा, तो उससे पता चलेगा कि बड़ी नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आया समझ में। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 का रहा है प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। बी करा है प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। सी करा है केवल अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए। और डी करा है अप्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। नीचे दिया भी है, नहीं नीचे नहीं है। तो इसमें कौन सही होगा, तो बताइए माप के संदर्भ में कौन सा सही होगा। तो देखिए कह रहा है प्रामाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। मतलब जो प्रमाण होता है, जिस प्रमाण से मान लीजिए 2 किलो का है कोई वाट, तो 2 किलो का उपयोग पहले कर लीजिए, फिर उसी के हिसाब से पत्थर उत्थर बना करके उसका भी उपयोग करिए। वह प्रमाणित नहीं है, वह प्रमाणित तो नहीं है ईंटवा वाला, ये वाला तो प्रमाणित है ना। तो इसको करके इसका माप बना करके फिर करिए। तो ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट, दूसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है वास्तविक जिंदगी में वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन परियोजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, ड्रिल कार्यपत्रक। सी बी वाला कह रहा है सर्वेक्षण परियोजना जांच सूची। सी कह रहा है क्षेत्रीय भ्रमण, मौखिक परीक्षा, जांच सूची। और डी वाला कह रहा है चौथा वाला क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना।
तो कौन सा करना चाहिए अंतर विषयों को विकसित करने के लिए? बताइए। जिंदगी, वास्तविक जिंदगी में गणित का जो संबंध है उसको अंतर विषयों को विकसित करने के लिए कौन सा सबसे बेहतर होगा? तो देखिए, इसमें जो सबसे बेहतर क्या हो जाएगा, भ्रमण। तो क्षेत्रीय भ्रमण तो अच्छी बात है, करेंगे। क्षेत्रीय भ्रमण का जरूरी है, इसमें भी दे दिया है, इसमें भी। ये वाला तो होगा नहीं, सर्वेक्षण पहले कहाँ कर लेंगे, फिर क्षेत्रीय भ्रमण करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद सर्वेक्षण। तो इसमें तो मौखिक परीक्षा कहाँ से आ जाएगी, पहले मौखिक परीक्षा, इसमें भी नहीं, सर्वेक्षण, ठीक है ना। फिर परियोजना, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 पे चला जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है टेलर का गिनतारा, भिन्न का कीट चार्ट या संख्या चार्ट। बी कह रहा है संख्या चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड। सी कह रहा है टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड। और चौथा कह रहा है कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड। कह रहा है जो दृष्टि बाधित है, ठीक ना, जो देखने में असमर्थ है, तो उसके लिए टेलर का गिनतारा तो सबसे बेहतर होगा। ठीक, उसके बाद संख्या चार्ट तो देख ही नहीं पाएगा वो, ठीक ना, जियो बोर्ड भी नहीं देख पाएगा। कि जियो बोर्ड देख लेगा, नहीं देख पाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर भी संख्या चार्ट है तो ये भी गलत। तो बचा क्या, टेलर का गिनतारा कंप्यूटर और जियो बोर्ड। जियो बोर्ड देख लेगा, ठीक ना। संख्या चार्ट यहाँ पर, जियो बोर्ड तो यहाँ भी है ना, तो जियो बोर्ड को देख तो नहीं पाएगा, लेकिन वो जैसे गुनगुना होता है, बजाते हैं तो उससे पता चलता है, हाथ छू करके क्या करेगा, किल्लियों को गाड़ सकता है, ठीक ना। किल्ली टाइप होता है जियो बोर्ड में, इस तरह। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीसरा वाला, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 4 देखेंगे। 4 हो गया ना, 5। प्रश्न नंबर 5 है, संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे, अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय में प्रवीण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वर्गीकरण, प्रतिवर्त्यता, अनुपातिक विवेचन। बी है पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्त्यता, अनुपातिक विवेचन। सी है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन। और डी है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्त्यता, ठीक ना। तो देखिए, पंक्तिबद्ध होना चाहिए, ठीक ना, और वर्गीकरण भी, और प्रतिवर्त्यता, ठीक ना। तो ऑप्शन इसका जो चला जाएगा किस पर, देखिए कहाँ है, पहले ऑप्शन नंबर 4 पे चला जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर है। तो आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के लिए या गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए अमूर्त और असंगत क्रम सिद्धांत। यहाँ क्रम की तो बात होगी नहीं, क्रम बिना क्रम का है, ठीक ना, ठीक। यहाँ क्रम तो कोई है नहीं। बी कह रहा है स्थिर क्रम और अमूर्त सिद्धांत। स्थिर नहीं है, स्थिर क्रम उसका थोड़ी ना सामना करना पड़ा, तो वो तो पहले से स्थिर है, ठीक ना। और सी कह रहा है एक संगता ससंगता सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। अमूर्त सिद्धांत, ये भी नहीं। तो देखिए, अमूर्त और असंगत क्रम सिद्धांत, इसकी जो है उसको क्या करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है कठिनाई का, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 7 देखेंगे।
प्रश्न नंबर 7 है, कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे? बताइए, कैसे समझाएंगे? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है, हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम न हो। क्या सही बात है? नहीं, ऐसे नहीं सिखा सकते। बी कह रहा है, स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे। अभ्यास करने के लिए बहुत से प्रश्न देने से भी नहीं होगा, ठीक ना। तीसरा कह रहा है, विद्यार्थी को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे। ये बात ठीक है, ठीक ना। गिनतारा पर, जैसे गिनतारा है, इस पर संख्या को प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर उसको गिनने के लिए, ये बात ठीक है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 8 देखेंगे। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है, पेपर वाला प्रश्न है, समझ लीजिए। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। बी है, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। सी कह रहा है, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। और डी कह रहा है, प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का एक भाग नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर सत्य नहीं पूछ रहा है, तो ये वाला नहीं है। तो प्रतिचित्रण भी तो गणित का भाग ही होता है ना, यहाँ पर करा नहीं है, तो ये बात गलत हो गई, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर पर कोई संबंध नहीं है? प्रतिरूपण, सममिति, कोण, चौपड़। तो देखिए, जो सिमेट्री होता है, सिमेट्री, तो सिमेट्री का जो होता है का प्रयोग होता है, ठीक ना। तो किसका नहीं होता है? कोण का नहीं। कोण यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर उल्टा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सही ऑप्शन इसमें से होना चाहिए कोई, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये वाला है, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में। ठीक बात है भाई, करते तो हैं, करते हैं ना, ये तो ठीक है। गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ये भी करते हैं। गणित को आनंदमय बनाने में पहेलियाँ ये भी करती है। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहन करने में ये भी करती है। तो ABCD चारों सही है, तो इसमें कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। ABCD चारों सही, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों क्षेत्रफल समान है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है, कागज मोड़ने के प्रयोग से। बी है, पैमाने के प्रयोग से। सी है, जी बोर्ड के प्रयोग से। और डी है, आरेख ग्राफ पेपर के प्रयोग से। तो देखिए, जो सबसे बेहतर होगा इसके लिए आरेख या ग्राफ के प्रयोग से इसको बताएंगे, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 12 है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है ना, आप नहीं पूछा है। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना। बी कराए गणित को बच्चे की ज़िंदगी के अनुभव का भाग बनाना। ठीक है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना है। ठीक है। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये भी ठीक है। तो तीनों तो सही लग रहा है, लेकिन पहला वाला ये नहीं सही लग रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 13 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 से जो है मैथ का सवाल है। अब इसको हल करना पड़ेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। 15 क्वेश्चन पैडागोजी से पूछा जाता है, 15 क्वेश्चन मैथ का होता है। ठीक ना, जो हल करने के लिए दिया जाता है, कंसेप्ट वाला होता है। तो कह रहा है 29,503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32,071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। तो देखिए स्थानीय मान क्या होता है, 5 का पूछ रहा है ना, तो हम 5 लिख देंगे। उसके बाद पीछे कितना संख्या है, 2 संख्या है तो 2 जीरो। ठीक। और अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कहेगा वही रहेगा। 7 का पूछता तो 7 ही रहेगा, और 2 का पूछता तो 2 रहता, 3 का पूछता तो 3 रहता। ठीक है ना। तो यहाँ 7 का पूछा है तो 7 घटा देंगे। अंतर का मतलब होता है घटाना। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से नहीं घटा पाएंगे आप लोग, घटा दे रहा हूँ मैं। यहाँ 0 में से 7 जाएगा, घटेगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लेंगे। यहाँ बचेगा 10। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, और ये वाला 9 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। ठीक ना। तो 10 में से 7 जाएगा 3, ये 9 उतर जाएगा, और ये 4 भी उतर जाएगा। कितना हो गया, 493। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सत्य है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। करा यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस, यहाँ पर प्लस कर लेना, 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस, और यहाँ पर दिया हुआ है डाट डाट दहाई लिखा है। ठीक ना, डाट डाट दहाई लिखा है, तब रिक्त स्थान पर क्या होगा। तो आइए इसको लगाते हैं। लिख लेंगे 30,028 बराबर 28 इकाई का रहा है तो 28 लिख लेंगे, प्लस 28,000 का रहा है, और 1000 का मतलब 3 जीरो, प्लस दहाई का रहा है, रिक्त स्थान पर दहाई है तो दहाई का मतलब 10 यक्स मान लीजिए। ठीक ना। अब ये जो जोड़े, ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 जीरो 28 प्लस 10 एक्स। ठीक ना। अब इसको ला करके इधर हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटा कर यहाँ दिखा दे रहा हूँ। घटाइए तो 8 में से 8 जाएगा 0, ये भी 0, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। ठीक ना। तो 2000 आएगा। तो 2000 बराबर 10 यक्स, यक्स बराबर हो जाएगा 2000 बटे 10। एक जीरो से जीरो कट जाएगा, तो बचा क्या, 200। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, ए पहला वाला।
ठीक। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, आया समझ में? प्रश्न नंबर 15 है, कह रहा है जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 से 9 को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब भागफल क्या आता है? तो आइए करते हैं। एक 108 से भाग दे देंगे किस में? 80 80 8 में, ठीक ना। पहले कितना बार जाएगा? 7 बार जाएगा। 7 बार जाएगा तो 7 8 से 56, 756 आएगा, ठीक ना। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और ये 5, फिर ये 0 उतार लेंगे, फिर कितना बार जाएगा? फिर 4 बार जाएगा। तो 4 बार जा रहा है तो कितना आ रहा है? 432। घटाएंगे तो 8 8 और ये वाला 8 उतार लेंगे। अब कितना बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो 8 बार जा रहा है तो 864। अब घटा दीजिए तो कितना आएगा? घटाने के बाद 24 आ गया, इसका शेषफल 24। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? इसको भी घटाएंगे, 90 90 9 भाग दे देंगे किससे? 109 से। तो 109 से भाग देंगे तो इसी प्रकार, तो पहले कितना बार जाएगा? 8 बार जाएगा, तो 872 आ जाएगा। घटा देंगे तो कितना आएगा? 370। फिर कितना बार जाएगा? 370, तो 3 बार, तो ये हमारा आ जाएगा 321। फिर घटाएंगे तो ये कितना जाएगा? 43 आ जाएगा और 9 उतार देंगे। फिर कितना बार जाएगा? 4 बार। 4 बार जाएगा तो कितना आएगा? 436। तो यहाँ पर 3 इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है कि दोनों में भाग करना है, ठीक ना। तो 3 में हम भाग करेंगे 24, तो 3 से भाग 3 उठे 24, कट गया, तो कितना भागफल आया? 8। तो ऑप्शन नंबर ए वाला, बार बार बी पे क्यों लग रहा है भाई, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आए समझ में? आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, कह रहा है कि 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 रिक्त रिक्त स्थान, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे? 603 गुणे 28, आइए 63 और 4 से लाकर यहाँ भाग दे देंगे। 63 गुणे 4, यहाँ ये यक्स की जगह क्या मान लेंगे? डॉट डॉट की जगह यक्स, ठीक ना। तो अब इससे भाग भाग देंगे तो काटेंगे पीटेंगे, 7 चौक को 28, 7 नवा 63, 9 छक्का 54, 9 सत्ते 63, तो कितना आ गया? 67। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। कह रहा है 200 और 400 के बीच 30, 40 और 45 का सबसे छोटा गुणज सारो गुणज, और फिर कह रहा है कि 15, 20 और 45 का सबसे बड़ा सारोज गुणज, ठीक ना, के बराबर पूछ रहा है। भाग है यहाँ पर भाग का निशान है, ठीक ना, कर लीजिएगा। तो 200 और 400 के बीच पहले हम 30, 45 और 60 का निकालेंगे। 30, 45 और 60 का एलसीएम निकालेंगे। जब छोटा कराए तो एलसीएम, ठीक ना। 2 से काटेंगे तो ये 15, ये 45 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 15 उतर जाएगा, ये भी 45 उतर जाएगा और ये 15, 15 दूना 30। फिर 3 से काटेंगे तो 3 पच्चे 15, 15 तियाँ 45, 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटेंगे तो 5 5 5, फिर 5 से काटेंगे तो कट जाएगा।
तो इसका गुणा करेंगे, 5 15 15 3 45 दूना के 90 90 दूना के 180, 180 आ रहा है ना, 180 आ रहा है। तो 200 का रहा है, 200 और 400 के बीच होना चाहिए। तो अगर हम 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो 360 हो जाएगा, जो 200 और 400 के बीच हो गया, ठीक ना। और कह रहा है 15 24 और 45 का सबसे बड़ा। जब सबसे बड़ा कहेगा तो इसका हम एलसीएम नहीं एचसीएफ निकाल लेंगे। तो हम इस तरह आसान तरीका से निकालते हैं। 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 3, और 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना के 4, 4 3 12, 8 गुणे 3, ठीक ना। 2 दूना 4 दूना के 8, 8 तरीके 24। फिर 45 को इसी तरह 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 तरीके 9 5 45। इसमें जो जो कॉमन तीनों में होगा वही इसका सारों गुणज होगा, ठीक ना, सबसे बड़ा। तो कहाँ पर 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें है और 3 इसमें है, बस और कुछ नहीं हो रहा है, तो 3 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पर भाग का निशान था, तो 360 आया था ना, तो 360 में अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 0, 120। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 120, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है, ये वाला नहीं, इसे 1 नंबर कहाँ से आ गया, छोड़ो। कह रहा है कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी है, जिनमें से 2/3 लड़कियां और शेष लड़के। तो लड़कों की संख्या के 3/4 लड़कियां, तो खिलाड़ी जो खिलाड़ी नहीं है, सॉरी लड़कियां करे, लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी जो है वो खिलाड़ी नहीं है, तो लड़कों की संख्या कितनी है, कितने लड़के खेलने वाले हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक ना। तो 360 विद्यार्थी हैं, इसमें से कह रहा है कि 2/3 लड़कियां है। पहले 2/3 लड़कियां निकाल लो, 2/3, 2/3, तो 12 36, 120, 120 में गुणा कर देंगे तो 2 का 240, 240 कितना है, लड़कियां है, कितने में से, 360 में से, तो 240 घटा दो तो लड़के कितने हो जाएंगे, 0 2, 120 लड़के हैं, टोटल कितने हैं, 120। अब लड़कों की संख्या कि ये 3/4 खिलाड़ी है, तो 120 का 3/4 क्या है, खिलाड़ी है, 3/4, 4 3 12, तो कितना हो गया, 30, 30 है 90, 90 कितना है, 90 खिलाड़ी है लड़कों में, ठीक है। और कितने खिलाड़ी नहीं है ये पूछ रहा है, तो 90 में से हम 120 में से 90 घटा देंगे तो पता चल जाएगा 30 जो लड़के हैं वो खिलाड़ी नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन इसका 4 पर चला जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, है क्या, अभी है। कह रहा है हरीश ने एक स्कूटर 49,553 में खरीदे, जिसमें से इतना रुपये 8,076 उसने नगद दे दिया। तो शेष को कह रहा है 37 बराबर भागों में बांटना है। तो कुछ नहीं करना है, बस वही कर लो। 49,553 में से कितना रुपया दे दिया है, 8,076 रुपया। तो हम क्या करेंगे, 8,076 घटा देंगे। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा घटाने के बाद, बताइए। तो ये 7 हो जाएगा, और 7 ये भी हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और एक हो जाएगा, और एक 4 हो जाएगा, 41 47, 41,477। अब इसको कह रहा है कि कितने भागों में बांटना है, 37 बराबर भागों में बांटना है। 37 से भाग दे दो, जब 37 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा, ये पहले एक बार जाएगा, फिर निकलेगा, तो फिर एक बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर एक बार, तो कितना आ गया, 11 21 रुपया
37 किस्त में उसको चुकाना है 1121 रुपये, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली और 7:30 पर पहुंची। कब पहुंची? तो यात्रा में लगा समय शनिवार को बेंगलुरु का समय, मतलब कह रहा है ना, देखिए उल्टा उल्टा हो गया है। कह रहा है शुक्रवार को इतना बजे 13:15 पर चली है, 13:15 पर चली है और शनिवार को बेंगलुरु कितना बजे पहुंची है? 7:30 बजे। तो कितना समय लगा? मान लीजिए 13:15। तो अगर हम इसको 2 मान ले, 2 बजे गिनती करने के लिए तो आसानी हो जाएगी, हाथ पर गिनती कर लीजिएगा, सबसे आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 45 मिनट और लगा है, 45 मिनट इसको रखे रहो, ठीक है ना, बाद में जोड़ देना। 2 बजे से अब चालू कर दो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, 7 बजे तक गिन लो, तो 12 ऐसे गिन लो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब गिनो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 घंटा हो गया। तो कुल कितना चला? 17 घंटा। और ये 45 मिनट और इस 7:30 बजे पहुंची है ना, तो 30 मिनट ही, 45 और 30 कितना हो जाएगा? ये मिला करके 85 हो जाएगा, 7 5 12 75 हो जाएगा। तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा और लिख लो, बचा कितना? 15। तो कितना चली कुल? 18 घंटा 15 मिनट। कितना चली? उसको लगा 18 घंटा 15 मिनट, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा हो सकता है, समय खत्म हो गई हो। कह रहा है 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से सेकेंडों की संख्या के बराबर है। 15 दिन का, मान लीजिए 15 दिन मतलब 24 लगा होगा, मिनट कितना होगा? 60, ठीक ना। और कह रहा है कि सेकेंडों की संख्या के बराबर, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होगा? 60 गुणे 60, तो 60 मिनट में 60, बस निकाल दो, इससे 1 कट जाएगा, इससे अब 60 से 60 कट गया, ठीक ना। 15 चौक को 60, 4 से काटो तो 4 छक्का 24, तो कितना हो गया? 6 घंटा, ठीक ना। बार बार ये वाला बी इस पर लगो, 6 घंटा। देखिए, तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।